हरियाणा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मेरे तो ज़हन में हमेशा लहलहाते खेत आते हैं, ट्रैक्टर और हाँ, दिल्ली से सटा एक तेजी से बढ़ता हुआ राज्य, यही सब, है ना? लेकिन जब मैंने इस पे पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि इसकी ज़मीन की अपनी एक एक बिल्कुल अलग कहानी है, जो पहाड़ों से शुरू होकर रेगिस्तान के किनारों तक जाती है। आज हम हरियाणा के भूगोल को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इस राज्य की एक ऐसी पहेली सामने रखती है कि कैसे एक छोटा सा राज्य भौगोलिक रूप से इतना विविध हो सकता है। आज हमारा मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। ये सवाल ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब छुपा है हरियाणा के दो कोणों में। एक तरफ उत्तर में हिमालय की सबसे नई, सबसे ताजा पर्वत श्रृंखला है शिवालिक, और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में दुनिया के सबसे पुराने, मतलब कह सकते हैं थके हुए पहाड़ों में से एक अरावली है। अच्छा। ये सिर्फ दो पहाड़ नहीं है, ये भूवैज्ञानिक समय के दो अलग अलग सिरे हैं जो एक ही राज्य में मिलते हैं। और यही विविधता वहां की जमीन, पानी और लोगों के जीने के तरीके को तय करती है। तो इसका मतलब हरियाणा एक तरह से भूवैज्ञानिक टाइम मशीन जैसा है। एक सिरे पर वो पहाड़ है जो अभी बनी रहे हैं और दूसरे सिरे पर वो जो पृथ्वी के सबसे पुराने पहाड़ों में से है। ये तो कमाल की बात है। चलिए इसी नक्शे को परत दर परत खोलते हैं। इन सोर्सेस में एक बात मुझे चौंका गई, हरियाणा और हिल स्टेशन, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। मॉर्नी हिल्स की क्या कहानी है? ये वाकई एक छिपा हुआ खजाना है। ज्यादातर लोग हरियाणा को सिर्फ मैदानों से जोड़ते हैं, लेकिन ये शिवालिक का निचला हिस्सा है जो पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में फैला हुआ है। और क्योंकि ये पहाड़ भूवैज्ञानिक रूप से बहुत नए हैं, ये उतने ऊंचे और पथरीले नहीं हैं जितने के हिमाचल के पहाड़। अच्छा। इसीलिए यहाँ एक बिल्कुल अलग तरह का इकोसिस्टम मिलता है। अच्छा, तो नए होने का मतलब सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि जमीन की बनावट से भी है। बिल्कुल। शिवालिक की कच्ची भुरभुरी मिट्टी का मतलब है कि वहां से निकलने वाली नदियां अपने साथ बहुत सारी गाद यानी सिल्ट लाती हैं। सिल्ट, हाँ। और यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। इन पहाड़ियों के ठीक नीचे एक इलाका बनता है जिसे पहाड़ के तल का क्षेत्र या भाभर और तराई कहते हैं। यहाँ चोस नाम की छोटी छोटी मौसमी नदियां पहाड़ों से लाई हुई उपजाऊ मिट्टी की परतें बिछा देती हैं। और इसी वजह से वो जमीन खेती के लिए बहुत अच्छी हो जाती होगी। लाजवाब, खासकर मक्का और गन्ने जैसी फसलों के लिए। समझ गई। तो शिवालिक की ये नई पहाड़ियां ही हरियाणा के उपजाऊ होने की पहली वजह है। और इन पहाड़ियों से नीचे उतरते ही हम उस हरियाणा में पहुंच जाते हैं जिसे हम सब जानते हैं, विशाल हरे भरे मैदान। हाँ, और ये राज्य का सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा है, पूर्वी जलोढ़ मैदान। ये करनाल, पानीपत, सोनीपत से लेकर गुरुग्राम तक फैला है और ये पूरी तरह से यमुना नदी की देन है। यमुना की देन कैसे? हजारों सालों से यमुना नदी पहाड़ों से जो उपजाऊ मिट्टी लाकर यहाँ जमा करती रही है, उसी ने इस मैदान को बनाया है। इसे हरियाणा का चावल गेहूं का कटोरा या कृषि का दिल कहना गलत नहीं होगा। और इस हरे भरे मैदान के ठीक उलट दक्षिण में है अरावली की पहाड़ियां। तो क्या वहां की कहानी बिल्कुल अलग है? बिल्कुल अलग। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है। इसकी चट्टानें करोड़ों साल पुरानी, कठोर और घिस चुकी हैं। इसलिए यहाँ शिवालिक जैसी भुरमुरी मिट्टी नहीं मिलती। तो फिर वहां क्या मिलता है? यहाँ की जमीन खेती के लिए उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इन पुरानी कठोर चट्टानों में आपको खनिज मिलते हैं, पत्थर, बजरी, चूना पत्थर। ओह, तो एक ही राज्य में दो अलग-अलग आर्थिक कहानियों की नींव। सही पकड़ा आपने। एक तरफ खेती, दूसरी तरफ खनन और निर्माण सामग्री। कमाल है। तो उत्तर में नई पहाड़ियां जो उपजाऊ मिट्टी देती हैं, बीच में नदी का बनाया मैदान जो अनाज उगाता है, और दक्षिण में पुरानी पहाड़ियां जो पत्थर देती हैं। और पश्चिम का क्या? वहां तो थार रेगिस्तान का असर शुरू हो जाता है। बिल्कुल। पश्चिम में सिरसा, हिसार, भिवानी जैसे जिलों में रेतीले मैदान हैं। यहाँ आपको छोटे छोटे रेत के टीले दिखेंगे और मिट्टी भी रेतीली है। यहाँ बारिश कम होती है और थार का प्रभाव साफ नजर आता है। तो देखिए, एक ही राज्य में आपको पहाड़, नदी के मैदान और रेगिस्तानी किनारे, सब कुछ मिल गया। तो एक तरफ उपजाऊ मैदान और दूसरी तरफ ये रेतीले टीले। इन दोनों को जो चीज परिभाषित करती है वो है पानी। और यहीं से कहानी हरियाणा की नदियों और नहरों की तरफ मुड़ती है। लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है कि हरियाणा की कोई भी बड़ी नदी राज्य के अंदर से नहीं निकलती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हरियाणा अपने पानी के लिए पूरी तरह से अपने पड़ोसियों पर निर्भर है।
यहाँ की दो मुख्य नदियां हैं, यमुना और घग्गर, और दोनों ही बाहर से आती हैं। यमुना के बारे में तो सब जानते हैं। ये उत्तराखंड से निकलकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच एक तरह की सीमा बनाती हुई बहती है, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन ये दूसरी नदी घग्गर, ये ज्यादा दिलचस्प लगती है। इसे हरियाणा का शोक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, शोक शब्द का इस्तेमाल होता है, पर यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है। घग्गर एक मौसमी नदी है। ये शिवालिक से निकलती है और सिर्फ मानसून में बहती है। मतलब सिर्फ बारिश के मौसम में? जी, और जब बारिश ज्यादा होती है तो इसमें भयंकर बाढ़ आती है, जिससे काफी नुकसान होता है। इसीलिए इसे शोक कहते हैं। तो फिर कहानी का दूसरा पहलू क्या है? सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि यही बाढ़ अपने साथ पहाड़ों से ताजा उपजाऊ मिट्टी लाती है और किनारों पर बिछा देती है। तो जो किसान इसके किनारों पर रहते हैं, उनके लिए विनाश और वरदान दोनों एक साथ है। वाह! और एक और दिलचस्प बात, कई इतिहासकार और भूवैज्ञानिक मानते हैं कि घग्गर का सूखा हुआ रास्ता ही पौराणिक सरस्वती नदी का रास्ता था। सच में? हाँ, तो ये नदी अपने साथ इतिहास की एक गहरी परत भी लेकर चलती है। वाह! तो एक नदी जो शोक भी है, वरदान भी, और शायद इतिहास की गवाह भी। लेकिन अगर ज्यादातर नदियां मौसमी है, तो फिर खेती कैसे होती है? सिर्फ यमुना के भरोसे तो पूरा राज्य नहीं चल सकता। आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। यहीं पर इंसान की इंजीनियरिंग प्रकृति की चुनौतियों का जवाब देती है। चूंकि नदियां भरोसेमंद नहीं हैं, इसलिए हरियाणा ने नहरों का एक ऐसा जाल बिछाया है जो शायद भारत में सबसे बेहतरीन में से एक है। अच्छा। आप इसे ऐसे समझिए, अगर यमुना और सतलुज पानी के बड़े टैंकर हैं, तो ये नहरें वो पाइपलाइन हैं जिन्हें पूरे राज्य के हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बिछाया गया है। क्या बात है! ये तो शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है। तो ये नहरें ही असली जीवन रेखा हैं। बिना किसी शक के। इसमें सबसे प्रमुख है पश्चिमी यमुना नहर या WYC। ये भारत की सबसे पुरानी नहरों में से एक है और इसे सचमुच हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है। और पश्चिमी हरियाणा का क्या, जो ज्यादा सूखा है? के बराबर होती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। इन नहरों के बिना वहाँ खेती करना लगभग नामुमकिन होता। अच्छा, तो हमने पहाड़ और रेगिस्तान दोनों देख लिए और पानी का ये पूरा सिस्टम भी समझ लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ के मौसम में भी जबरदस्त एक्सट्रीम देखने को मिलता होगा। बिल्कुल। हरियाणा की जलवायु को समझने का सबसे आसान तरीका है महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल। मतलब समुद्र से बहुत दूर? हाँ, तो यहाँ ना तो गर्मियों में समुद्र की ठंडी हवा आती है, न ही सर्दियों में उसकी गर्मी मिलती है। नतीजा, गर्मियाँ बहुत ज्यादा गर्म और सर्दियाँ काफी ठंडी। एकदम सही। कितनी गर्म और कितनी ठंडी? गर्मियों में तापमान आराम से 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और पश्चिमी जिलों में तो लू चलती है। वहीं सर्दियों में तापमान गिरकर 2 से 8 डिग्री तक आ जाता है और कई बार पाला भी पड़ता है, जो फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। और बारिश का क्या पैटर्न है? क्या वो भी भूगोल से जुड़ी है? सीधे तौर पर ये बहुत फैसिनेटिंग है। जहां उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां हैं जो मॉनसून की हवाओं को रोकती हैं, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। और जैसे जैसे आप दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान के रेगिस्तान के करीब बारिश कम होती जाती है। तो एक ही राज्य में इतना फर्क? जी, ये दिखाता है कि एक ही राज्य के अंदर मौसम कितना अलग हो सकता है। जाहिर है, इस तरह के मौसम और भूगोल का असर वहाँ के जंगलों पर भी पड़ता होगा। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में फॉरेस्ट कवर राज्य के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 7% के आसपास ही है, जो ज्यादा नहीं है। हाँ, ये आंकड़ा कम लगता है और इसकी वजह यह है कि ज्यादातर जमीन खेती के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। कम जंगल होने के बावजूद हरियाणा में कुछ ऐसे वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं। आप रामसर साइट्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, हाँ, उसका नाम सुना है मैंने। और झज्जर में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को रामसर साइट्स का दर्जा मिला है। अच्छा। ये दर्जा उन वेटलैंड्स को मिलता है जो प्रवासी पक्षियों के लिए जीवन मृत्यु का सवाल होती हैं। ये दिखाता है कि ये छोटे छोटे इलाके भी इकोसिस्टम के लिए कितने जरूरी हैं। और नेशनल पार्क भी तो हैं। सुल्तानपुर का जिक्र तो अक्सर सर्दियों में आता है, जब साइबेरिया से पक्षी आते हैं। हाँ, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों, खासकर साइबेरियन क्रेन के लिए एक विश्व प्रसिद्ध अड्डा है। हर साल हजारों मील का सफर तय करके ये पक्षियां आते हैं। और दूसरा है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो यमुनानगर में है। ये कहाँ है? ये हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र का एकमात्र नेशनल पार्क है और यह तेंदुओं और साल के घने जंगलों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ भी आपको विविधता दिखती है। एक पार्क पक्षियों के लिए स्वर्ग है, तो दूसरा जंगली जानवरों का घर।
तो हमने पहाड़, नदियां, मौसम और जंगल सब देख लिया। अब इन सब को जोड़कर जमीन की कहानी पर आते हैं। हमने बात की कि कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान, कहीं रेत। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे राज्य में मिट्टी और उस पर होने वाली फसलें भी बिल्कुल अलग-अलग होंगी। आपने पूरी तस्वीर को बिल्कुल सही जोड़ लिया है। हरियाणा की मिट्टी की कहानी असल में 2 हिस्सों में बटी है। पूर्वी हरियाणा, जो यमुना का मैदान है, वहां सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। ये इतनी अच्छी है कि यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना, सब्जियां सब कुछ बेहतरीन होता है। और पश्चिमी हरियाणा, जहाँ रेतीले मैदान है, वहां रेतीली मिट्टी है जो ज्यादा पानी नहीं रोक पाती। इसलिए वहां किसान ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है, जैसे बाजरा, ज्वार और ग्वार। तो राज्य की कृषि पूरी तरह से उसके भूगोल और मिट्टी के हिसाब से ढली हुई है। यहीं पर मुझे हरित क्रांति वाला बिंदु जोड़ना है। हम सुनते हैं कि 1960s के दशक में हरित क्रांति से देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा और पंजाब, हरियाणा इसके हीरो थे। तो क्या ये कहना सही होगा कि इस क्रांति की सफलता सिर्फ नए बीजों का कमाल नहीं थी, बल्कि हरियाणा के भूगोल और इंसानी इंजीनियरिंग का एक संगम था? ये बिल्कुल सही और गहरा विश्लेषण है। हरित क्रांति की सफलता के 3 स्तंभ थे। पहला, आपके पास यमुना का दिया हुआ उपजाऊ मैदान पहले से मौजूद था। ये थी भौगोलिक नींव। ठीक है। दूसरा, आपके पास सतलुज और यमुना का पानी लाने वाली नहरों का जबरदस्त नेटवर्क था। ये थी इंसानी इंजीनियरिंग। और तीसरा, जब तकनीक, मतलब ज्यादा उपज देने वाले बीज और उर्वरक इस तैयार जमीन और पानी के सिस्टम से मिली, तो उत्पादन में जैसे विस्फोट हो गया। वाह! बिना इस भौगोलिक और इंजीनियरिंग की नींव के शायद नतीजे इतने शानदार कभी नहीं होते। ये तो वाकई एक जबरदस्त कनेक्शन है। और आखिर में खनिजों का क्या हरियाणा की जमीन के नीचे भी कोई खजाना छिपा है? खनिजों के मामले में हरियाणा बहुत अमीर नहीं है, जैसे झारखंड या ओडिशा हैं। लेकिन यहाँ भी जमीन अपना योगदान देती है। याद है, हमने अरावली की पुरानी कठोर चट्टानों की बात की थी। जी हाँ। उन्हीं चट्टानों से क्वार्ट्जाइट और चूना पत्थर जैसे निर्माण में काम आने वाले पत्थर मिलते हैं। इसके अलावा यमुना नदी से रेत और बजरी मिलती है। तो हरियाणा की जमीन सीधे तौर पर राज्य के शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करती है। बिल्कुल। तो आज के इस पूरी बातचीत में हमने हरियाणा को सिर्फ खेतों और ट्रैक्टर वाले राज्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी जमीन की तरह देखा जहां शिवालिक की नई पहाड़ियां, अरावली की प्राचीन चट्टानें, यमुना की उपजाऊ मैदान और थार रेगिस्तान का प्रभाव सब एक साथ मिलते हैं। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। बिल्कुल, ये एक पूरी तस्वीर दिखाती है कि कैसे किसी भी जगह का भूगोल उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी कृषि और उसकी संस्कृति की नींव रखता है। पानी के स्रोतों से लेकर मिट्टी के प्रकार तक और इंसानी दखल से लेकर जलवायु के पैटर्न तक, सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। हरियाणा इसका एक जीता जागता उदाहरण है। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि कैसे नहरों की इंजीनियरिंग ने हरियाणा के एक बड़े हिस्से को बदल दिया। अब भविष्य की ओर देखते हुए राज्य के पश्चिमी हिस्सों में, जहां आज भी पानी की कमी है और जमीन रेतीली है, वहां कृषि और जीवन को टिकाऊ बनाने के लिए आज की तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, सोचने वाली बात है।